तो आज हम क्विक रिवीजन करेंगे टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफ़र का। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात आ गई है तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो वो तीन तरह से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तीन स्केल है हमारे पास, या तो हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करेंगे, ठीक है, या फिर हम मेज़र करेंगे फ़ारेनहाइट में, या फिर हम मेज़र करेंगे केल्विन में। ठीक है, ये तीन अलग अलग स्केल हैं टेम्परेचर मेज़र करने के, और इनमें आपस में कुछ रिलेशन होता है। जैसे कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और आपको अगर केल्विन में फाइंड करना है, ठीक है, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर केल्विन में लिखते हैं, ठीक है, तो उसी को हम कैसे कहते हैं, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, इसको एब्सोल्यूट इसलिए कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम टेम्परेचर हमने माना है, ठीक है, वो माना है हमने 0 केल्विन। ठीक है, यानी निगेटिव टेम्परेचर, निगेटिव केल्विन में निगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। मिनिमम से मिनिमम, कम से कम वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सभी तरह के मॉलिक्यूलर मोशंस रुक जाते हैं, ठीक है, उस टेम्परेचर को हमने क्या माना है, वो माना हमने 0 केल्विन। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन आपको बिल्कुल साफ होगा। अगर आपको टेम्परेचर दिया है किसमें, टी डिग्री सेल्सियस, और उसमें अगर आप 273 ऐड कर दो, 273.15 होता है वैसे तो, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर आएगा टी डैश, तो ये आपका आ जाएगा केल्विन में। ठीक, तो ये फॉर्मूला है किसी भी टेम्परेचर जो कि आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको कन्वर्ट करने का किस में, केल्विन में। ठीक है, जनरली हम 273 यूज करते हैं, 0.15 नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर रिलेशन देखें तो कुछ चीज़ें उससे पहले आपको समझनी चाहिए कि दो स्टैंडर्ड पॉइंट है। पहला स्टैंडर्ड पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में उसको कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा स्टैंडर्ड पॉइंट है पानी का बॉइलिंग। ठीक है, जिस पॉइंट पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है वाटर की, तो वो हम मानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है आइस फॉर्मेशन। आइस फॉर्मेशन इस पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे सारी आइस बन जाती है, और फिर और टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहो तो आइस का टेम्परेचर -10, -15, -20 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये वो टेम्परेचर है जिस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉइलिंग में खास बात है कि अगर आप एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर बॉइलिंग कर रहे हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइलिंग होती रहेगी। आप जितनी हीट देते जाओगे इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर सिर्फ कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जितनी आप हीट सप्लाई करोगे पानी को, वो सारी हीट किस में कन्वर्ट होती जाएगी, वेपर की लेटेंट हीट में, और उसी हिसाब से लिक्विड वाटर से क्या बनती जाएगी, वेपर बनती जाएगी। लेकिन ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन आइस के केस में भी ऐसा है, अगर आप इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, आइस में। लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर आपका रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स। ठीक है, जब तक कि पूरी आइस बन ना जाए। जब पूरी आइस बन जाएगी उसके बाद अगर आप इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तो आइस का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, -15, -20 डिग्री सेल्सियस। सेम केस क्या है वाटर का, है बॉइलिंग के टाइम। ठीक है, बॉइलिंग पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप जितनी भी हीट दोगे उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या होगा, वाटर किस में कन्वर्ट होता जाएगा, स्टीम में। और एक बार पूरा पानी जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद अगर आप उसको हीट दोगे, ठीक है, तो फिर उस हीट का टेम्परेचर क्या होता है, उस स्टीम का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 110, 115, 120 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, अपर टेम्परेचर पे कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने दो टेम्परेचर माने हैं। ठीक है, एक आइस फॉर्मेशन का टेम्परेचर, एक बॉइलिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करें तो ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके बीच में कितनी यूनिट्स आएंगी, डिग्री सेल्सियस की कितनी यूनिट्स आएंगी, तो वो आएंगी 100 यूनिट्स। ठीक है, साफ दिख रहा है आपको, एक है 0, एक है 100, तो कितने डिग्री सेल्सियस इसके बीच में आ गए होंगे, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में आ गए होंगे। ठीक है, अगर हम इसी को फ़ारेनहाइट स्केल पर रखें तो आइस फॉर्मेशन को हम मानते हैं 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कौन सा टेम्परेचर, ये है आपका आइस फॉर्मेशन। और बॉइलिंग का जो टेम्परेचर मानते हैं वो हम मानते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके बीच में ये कितने फ़ारेनहाइट आ जाए इनके बीच में, तो आप जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 180 फ़ारेनहाइट।
180 यूनिट्स। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जिस टेम्परेचर रेंज को हमने 100 डिग्री सेल्सियस यूनिट्स में बांटा है, उसी टेम्परेचर स्केल को हमने फ़ारेनहाइट की 180 यूनिट्स में बांटा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक चीज लिखें तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि 100 पार्ट ऑफ सेल्सियस स्केल ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 पार्ट या पार्ट्स ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर हम कुछ कैंसिल करने की कोशिश करें तो ये एक फाइनल यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि 5 पार्ट ऑफ सेल्सियस स्केल, ठीक है, किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 9 पार्ट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ये आता है कि C/5 इक्वल टू हो जाता है F माइनस 32/9। C है टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे और F है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे। अब यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, देखो जरा, C/5, ठीक, 5 पार्ट सेल्सियस स्केल के, सेल्सियस स्केल को 5 से हमने कर दिया डिवाइड, ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 9 से, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन -32 इसलिए किया है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे C-0 है। इसको ढंग से देखो तो ये C-0 है, क्योंकि आइस का फॉर्मेशन था आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैंने लिखा C-0, तो इस तरफ मैं क्या लिखूंगा? F-32, F-32। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर है, मान लिया C डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और यहाँ पे वही टेम्परेचर अगर F फ़ारेनहाइट में है तो क्या होना चाहिए कि C में से 0 माइनस करो, टोटल नंबर जितने भी आएंगे उनको किससे डिवाइड कर दो? 5 से। उसी तरह से F में से 32 माइनस करो, टोटल नंबर जितना भी आ जाए उसको किससे डिवाइड कर दो? 9 से। तो दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम, क्योंकि 5 पार्ट ऑफ सेल्सियस स्केल किसके बराबर है? 9 पार्ट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल के। ठीक है, तो वहां से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, मैंने हल्का सा आपको डेरिवेशन की एक झलक दे दी है। मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि C/5 मस्ट बी इक्वल टू F माइनस 32/9। C है आपका टेम्परेचर सेल्सियस में और F है आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक, तो अब हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन से पहले कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि हीट को जो मेज़र करते हैं वो हम 2 यूनिट्स होती है हमारे पास, एक होती है कैलोरी और एक होती है जूल्स। ठीक है, तो कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया है? कैलोरी उतना हीट अमाउंट होता है कि अगर हमारे पास मान लें 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, 1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर आपको 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है और वो भी स्पेशल है। ठीक है, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसको जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा क्यू, जितनी हीट इसको देनी पड़ेगी हमें, 1 ग्राम वाटर है आपका, ठीक है, जितनी हीट देनी पड़ेगी उसी हीट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। ठीक है, और ये जूल्स में किसके बराबर होती है? तो वो होती है 4.186 या 4.2 जूल्स भी ले लेते हैं। ठीक है, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.186 जूल। इन जनरल हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो होती है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। ठीक है, ऐसा ही यूनिट नहीं है कैलोरी, आपको ध्यान रखना है, ये कोई ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है आपकी? तो ऐसा यूनिट है आपकी जूल, ये आपकी ऐसा यूनिट है। ठीक, ये ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, और 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.186 जूल, या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.2 जूल्स। ठीक है, अब जरा देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब इसको ढंग से समझना है आपको। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, तो इन जनरल हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और अगर हम उसको हीट सप्लाई करें तो उसका साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के साथ ऐसा होता है कि अगर हम उनको हीट सप्लाई करें, उनका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें हीट सप्लाई करके, तो उनके वॉल्यूम में भी इंक्रीज होता है, और इस वॉल्यूम में इंक्रीज को ही हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? तो हम ये मान सकते हैं कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है तो वो एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम्स हैं वो एक अपने नेबरिंग एटम्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकता है, तो भी आपस में कनेक्टेड है। और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये मान लिया छोटी छोटी स्प्रिंग्स के साथ आपस में क्या है, ये एटम्स कनेक्टेड है। कुछ इस तरह का हमने एक मॉडल माना है। ये जो स्प्रिंग्स हैं ये बेसिकली बॉन्ड्स होंगे, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। ठीक, ये आपके एटम्स हैं। ठीक है, और ये एटम्स क्या करते हैं, ये ऐसा समझना है आपको कि अगर मान लिया ये एटम्स जो होते हैं वो रेस्ट में नहीं होते हैं, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, रेस्ट में क्यों नहीं होते? रेस्ट में कब होंगे? जब इसका टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होगा, तब सारे एटॉमिक मोशंस और मॉलिक्यूलर मोशंस जो होते हैं वो सीज कर जाते हैं, और सारे एटम्स जो होंगे अपनी अपनी पोजीशन पे कहाँ होंगे? रेस्ट में। लेकिन 0 केल्विन तो नहीं है इसका टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर होगा इसका T केल्विन, तो ये क्या कर रहे होंगे? ये ऑसिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसा ऑसिलेट कर रहा होगा, ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होगा, ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, फिर जब हम इसको हम हीट सप्लाई करते हैं, जब इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? इसका इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, तो इनके जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पहले ये एम्पलीट्यूड था ऑसिलेशन का, अब बढ़ के हो गया होगा कुछ ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस तरफ भी कुछ ये एम्पलीट्यूड हो गया होगा। ठीक है, तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इनके जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है इसी की वजह से थर्मल एक्सपेंशन होता है, लेकिन इसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, फिर से ढंग से समझो आप, टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट सप्लाई करने से जो एटम्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उनके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। पहले कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे होंगे, फिर ज़्यादा तेजी से ऑसिलेट करने लगते हैं। ठीक है, और अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो एम्पलीट्यूड बढ़ गया उनके ऑसिलेशन का, यही रिस्पॉन्सिबल होता है थर्मल एक्सपेंशन के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है? वो एक डिफरेंट, एकदम ही अलग वजह है। वो क्या है वो आपको ढंग से समझनी है। देखो जरा, अगर हम दो एटम को सिर्फ ध्यान दें, मान लिया ये दो एटम्स हैं आपके पास। ठीक है, ये एटम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये एटम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, और हम ग्राफ देख रहे हैं इसका, ये है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन, और ये जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपको इस ग्राफ से ढंग से समझना है। ठीक है, देखो, मान लिया अभी जो आपका जो ऑब्जेक्ट था, मान लिया अभी इसका कुछ टेम्परेचर था, मान लिया T1। ठीक है, कुछ एनर्जी होगी उसके पास, एनर्जी क्या होगी? E1। ठीक है, हम सिर्फ एक सिस्टम देख रहे हैं, वो सिस्टम जिसमें सिर्फ दो एटम्स हैं, और इस सिस्टम को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी E1 है, मान लिया ये एनर्जी E1 कहीं यहाँ पे है, अभी आपको सबको समझ में आएगा, ये एनर्जी लेवल है E1। ठीक है, अब इस एनर्जी लेवल पे आप जरा देखो तो ये इस एक्सिस पे क्या है? ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और इस एक्सिस पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी E1 है, ये दो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है। ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, एक ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। ठीक है, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम है, इसको मैं कह देता हूं R1। ठीक, और ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा है, इसको मैं कह देता हूं, यहां से दिखा देता हूं, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हो गई मान लिया आपकी R2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें तो ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये है R1, और ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? R2। या R2 की जगह इसको R1 डैश कह देते हैं, एक R1 है, एक R1 डैश है। ठीक, अब ऐसा क्यों है? एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, एक टेम्परेचर T1 के करस्पॉन्डिंग दो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है?
तो वो आप यहाँ से समझो। देखो जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो एक टाइम होगा जब ये यहाँ पे होगा और ये वाला पार्टिकल ये वाला एटम यहाँ पे होगा, तब इनके बीच का ये जो सेपरेशन है ये मिनिमम होगा। ठीक, अच्छा एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला एटम यहाँ होगा, अपने इस एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा और ये वाले अपने इस एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तब इनके बीच का सेपरेशन ये जो है ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो है वो भी वेरी कर रहा है मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो वही यहाँ पे मिनिमम सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन कितना है, तो वो है R1। तो इस केस में R1 क्या होगा, तो ये जो सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा आपका R1। और मैक्सिमम इंटर एटॉमिक सेपरेशन क्या है, तो वो है R1 डैश। तो इस केस में R1 डैश क्या होगा, तो वो हो जाएगा R1 डैश। ठीक है, ये है मैक्सिमम इंटर एटॉमिक सेपरेशन, ये है आपका मिनिमम इंटर एटॉमिक सेपरेशन। ठीक है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी ये बहुत पास होंगे, कभी ये बहुत दूर होंगे। जब ये बहुत पास हैं तब इंटर एटॉमिक सेपरेशन कितना माना है मैंने, R1। जब ये बहुत दूर है तब इनका इंटर एटॉमिक सेपरेशन क्या माना, R1 डैश। ठीक है, तो अगर कोई पूछे इनका एवरेज सेपरेशन कितना है, ओवरऑल इनका सेपरेशन है कितना, ये कितनी डिस्टेंस में एक दूसरे से, तो इनका जो एवरेज सेपरेशन होगा वो होगा R1 प्लस R1 डैश बाई 2। ठीक है, जो एवरेज सेपरेशन आया वो कितना आया, मिनिमम प्लस मैक्सिमम दोनों का एवरेज बाई 2। और वो क्या होगा, वो अगर आप यहाँ इस डायग्राम में देखो तो ये है R1, ये है R1 डैश, इनको दोनों को जोड़ के हाफ करोगे तो वो पॉइंट आएगा इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, या ये जो सेपरेशन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगा आपका एवरेज इंटर एटॉमिक सेपरेशन। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब हमने इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, T2 टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसकी एनर्जी भी हो जाएगी इंक्रीज। तो मान लिया अब जो एनर्जी है वो इंक्रीज होके यहां आ गई है कहीं, दूसरे कलर से देखते हैं। अब जो एनर्जी हो गई है, अब वो हो गई है मान लिया E2, एनर्जी इंक्रीज कर दी, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया है। ठीक है, अब जरा देखो, अब इनके मिनिमम सेपरेशन इनके बीच का भी कम हो गया। देखो पहले मिनिमम सेपरेशन था R1, अब मिनिमम सेपरेशन कम होकर कितना रह गया, अब रह गया मान लिया R2। ठीक है, मिनिमम सेपरेशन कम हो गया और जो मैक्सिमम सेपरेशन था वो जितना था उससे और ज्यादा हो गया। देखो अब मैक्सिमम सेपरेशन यहां तक पहुंच गया आपका R2 डैश। ऐसा क्यों हुआ है, तो जैसा कि हमने देखा कि इनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, अब मान लिया इनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ये हो गया। ठीक है, तो इनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। इसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, और इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ के मान लिया इतना हो गया। ठीक है, तो देखो आप पहले मिनिमम सेपरेशन कितना था, R1, अब मिनिमम सेपरेशन R1 से भी कम हो गया है, अब वो कितना हो गया, R2। तो वो यहां से साफ दिख रहा है, पहले मिनिमम सेपरेशन था R1, अब मिनिमम सेपरेशन R1 से भी कम हो गया, तो वो कितना हो गया, R2। अच्छा, अगर हम मैक्सिमम सेपरेशन की बात करें तो मैक्सिमम सेपरेशन ये हो गया, ये मैक्सिमम सेपरेशन पहले के मैक्सिमम सेपरेशन से भी ज्यादा है। और क्या नाम है इसका नाम है R2 डैश। ठीक है, यानी मिनिमम सेपरेशन कम हो गया और मैक्सिमम सेपरेशन पुराने मैक्सिमम सेपरेशन से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो वो यहां से आपको साफ दिख रहा है, पहले मैक्सिमम सेपरेशन ये था, अब मैक्सिमम सेपरेशन ये है। पहले मिनिमम सेपरेशन ये था और अब मिनिमम सेपरेशन ये है। ठीक है, और वो क्यों हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है इनके एम्पलीट्यूड के बढ़ने की वजह से। ठीक, इसके साथ एक और फिनोमिना हुआ है यहाँ पे, उसको आप ढंग से देखो। पहले जब इंटर एटॉमिक सेपरेशन जब हमने निकाला था तो वो था R1 प्लस R1 डैश बाई 2, तो वो इतना इंटर एटॉमिक सेपरेशन आया था। ये है पहले का इंटर एटॉमिक सेपरेशन। ठीक, अब इंटर एटॉमिक सेपरेशन कितना आएगा, तो एक मिनिमम डिस्टेंस ये है, मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, और इन दोनों का मिड पॉइंट अगर आप निकालोगे तो वो कहीं यहां आएगा। तो अब जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन आ रहा है वो कहीं यहां आ रहा है, यानी अब इंटर एटॉमिक सेपरेशन ये होगा। तो यहाँ पे दो चीज हुई है एक साथ, इस ग्राफ से दोनों चीजें एक साथ एक्सप्लेन हो रही हैं। पहली चीज ये हुई है कि इनके जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर गया। ठीक, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, वो यहाँ से साफ एक्सप्लेन हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इनके जो एवरेज इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, जो R की एवरेज वैल्यू है, जो दो एटम्स के बीच का एवरेज सेपरेशन है, वो भी क्या हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया। और वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन का ये जो ग्राफ है ये आपका अनसिमेट्रिकल है। अगर यही ग्राफ आपका सिमेट्रिकल होता, ढंग से समझो, अगर यही ग्राफ आपका सिमेट्रिकल होता, मैं दूसरी जगह बना के दिखाता हूं आपको। अगर यही ग्राफ आपका सिमेट्रिकल होता, ठीक है, दोनों तरफ क्या होती, सिमेट्री होती इसमें, तो चाहे इस लेवल पे एटम्स ऑसिलेट कर रहे हैं या इस लेवल पे एटम्स ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स का, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट ये और इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट
ये दोनों क्या होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं। इसका मतलब इनका एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज कर जाता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन जो एवरेज इंटर एटॉमिक सेपरेशन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती। ठीक है, जो एवरेज इंटर एटॉमिक सेपरेशन है उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं करती। और जब दो एटम्स के बीच की एवरेज वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही है तो वहां पे थर्मल एक्सपेंशन जैसा कोई फिनोमेना नहीं होता। अगर दो एटम्स के बीच की जब तक एवरेज वैल्यू नहीं इंक्रीज करेगी तब तक थर्मल एक्सपेंशन जैसी कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपको यहां से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन का ये जो ग्राफ है ये अनसिमेट्रिकल होता है। ये ग्राफ दो चीजें एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ से। पहली चीज कि टेम्परेचर बढ़ाने से एटम्स के ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड्स होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज यहाँ से एक और क्लियर हो रही है कि एटम्स की जो एवरेज इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है, उनके बीच का जो एवरेज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है, जो एवरेज डिस्टेंस होती है दो एटम्स के बीच की, वो भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और थर्मल एक्सपेंशन जो फिनोमिना है वो इस वजह से है, इनके बीच का एवरेज सेपरेशन बढ़ने की वजह से, न कि एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से। इसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता है थर्मल एक्सपेंशन होता है इसकी वजह से। अगर ये ग्राफ सिमेट्रिकल होता तो इनका एम्पलीट्यूड तो बढ़ता रहता लेकिन एवरेज सेपरेशन जो है वो नहीं बढ़ता, तो थर्मल एक्सपेंशन जैसी इस यूनिवर्स में कोई चीज नहीं होती। क्लियर? अब सिंपल सिंपल फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले आपका लीनियर एक्सपेंशन। एक रॉड है आपके पास, एक रॉड है, इसकी कुछ लेंथ है L, कुछ इसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, कितने अमाउंट से, डेल्टा T अमाउंट से हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसकी लेंथ भी जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। कितनी इंक्रीज कर गई इसकी लेंथ, तो मान लिया वो लेंथ इंक्रीज कर गई डेल्टा L। तो क्या फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल है। डेल्टा L जो इंक्रीज इन लेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो डेल्टा T के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है, दूसरी बात, डेल्टा L किस पे और डिपेंड करेगा, L के भी प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये रॉड छोटी होगी तो इसमें इंक्रीज इन लेंथ भी कम आएगा, अगर ये रॉड बहुत लंबी होगी तो इसके अंदर इंक्रीज इन लेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो इंक्रीज इन लेंथ होता है वो लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरी बात, डेल्टा L किसके प्रोपोर्शनल होगा, या उसको नहीं लिखता हूं मैं। तीसरी बात ये आपको समझ में आनी चाहिए, जो कि अभी आपको समझ में आएगी आगे, कि ये जो इंक्रीज इन लेंथ है ये इस बात पर भी तो डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल कौन सा है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ और लेंथ जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंक्रीज कर जाती है रिलेटिव टू अदर मटेरियल्स। ठीक है, और कुछ में काफ़ी टेम्परेचर बढ़ाने से भी लेंथ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ये जो मटेरियल है वो कौन सा है। ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि वो मेटल के साथ वेरी करेगी। ठीक है, तो वो यहाँ से अभी आपको समझ में आएगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो डेल्टा L किसके प्रोपोर्शनल आ गया, L डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो डेल्टा L इज इक्वल टू आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटाएं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस केस में चांस की बात है कि वो अल्फा ही होता है। ये अल्फा ये मत समझना प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये जो अल्फा है ये प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे ये जो अल्फा है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने पे आता है। तो इसको हम अल्फा L डेल्टा T लिखें, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T, जिसमें अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आप लिख लो इसको, अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, क्या फॉर्मूला बन गया, डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T। चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, उसकी ओरिजिनल लेंथ पे, उसके मटेरियल पे, और कितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है इस पे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई शीट है और शीट को अगर आप हीट अप करोगे, डेल्टा T इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो इसके एरिया में भी इंक्रीमेंट आएगा, इसका जो ओवरऑल एरिया है वो एक्सपेंड कर जाएगा। और उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू A बीटा डेल्टा T। बीटा क्या है, तो बीटा है कोफिशिएंट
ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक, इसी तरह से क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मान लिया क्यूब है, ठीक है, क्यूब है ये, और आप इसको हीटअप कर रहे हो, इसका टेम्परेचर आपने डेल्टा टी बढ़ाया, तो ये भी एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होगा डेल्टा वी इक्वल टू कितना होता है, वी गामा डेल्टा टी। और यहाँ पे गामा क्या है, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, गामा क्या होगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, गामा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और एक चीज यहाँ पे साफ है कि अल्फा, बीटा और गामा, ये था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये था कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ये था कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इन तीनों की यूनिट सेम होती है, और वो होती है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है, क्यों, जरा देखो आप तीनों के रिलेशन देखो। अगर हम अल्फा की यूनिट निकालें तो लेंथ की यूनिट से लेंथ की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, तो अल्फा की यूनिट आ जाएगी 1/डेल्टा टी की यूनिट। ठीक, इसी तरह से बीटा की यूनिट निकालें तो एरिया की यूनिट से एरिया की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, बीटा की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/डेल्टा टी की यूनिट, यानी टेम्परेचर की यूनिट, 1/टेम्परेचर की यूनिट। इसी तरह से गामा की यूनिट भी क्या आ जाएगी, 1/डेल्टा टी की यूनिट। तो तीनों की जो यूनिट होती है वो होती है पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है, इनमें आपस में एक रिलेशन भी होता है कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का जो तीनों का रेशियो होता है एक मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल के अगर तीन ऑब्जेक्ट ने एक रॉड बनाई है, एक शीट बनाई है, एक क्यूब बनाया है, और उनको हम हीट कर रहे हैं, और उनके जो कोफिशिएंट्स आएंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, सेम मटेरियल के, तो उसमें क्या होता है रेशियो, 1:2:3। ठीक, जैसे कि अब इसको प्रूव करना है तो बहुत सिंपल है, देखो जरा, मान लिया एक शीट है, ठीक, शीट है, इसकी लेंथ मान लिया ये है एल, स्क्वायर शीट है, ये लेंथ भी क्या है, मान लिया एल। ठीक, अब अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, इसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसका एरिया भी बढ़ेगा और इसकी लेंथ भी तो बढ़ेगी। एरिया तो सिर्फ तभी बढ़ेगा ना जब इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ का जो एक्सपेंशन होगा वो किसके हिसाब से होगा, वो अल्फा के हिसाब से होगा। इसके टोटल एरिया का एक्सपेंशन किसके हिसाब से होगा, वो बीटा के हिसाब से होगा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो एरिया आ जाएगा आपका एल इंटू एल, यानी एल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलस यहाँ यूज करते हैं, चेंज इन एरिया निकालें तो इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ए का डिफरेंशिएशन डी ए हो जाएगा इंक्रीज इन एरिया या चेंज इन एरिया, जो कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से हुआ है, इज इक्वल टू एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2l इंटू डी एल। ठीक है, डी ए कितना होता है, चेंज इन एरिया डी ए कितना होगा, तो डी ए हो जाएगा आपका ए बीटा डी टी। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे वैसे तो हमने यहाँ पे डेल्टा टी लिखा है, लेकिन कैलकुलस में अगर हम यूज करें स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर तो इसी को हम डी टी भी लिख सकते हैं। अगर चेंज इन टेम्परेचर क्या है, वेरी स्मॉल है, तो यही क्या हो जाएगा आपका डी टी। ठीक है, तो वो इक्वेशन ये आ गई, डी ए चेंज इन एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया इंटू कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ए बीटा डी टी इज इक्वल टू 2l। डी एल कितना होगा, तो देखो लेंथ में चेंज, तो जो चेंज इन लेंथ होता है डेल्टा एल, वो फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा टी। तो डी एल स्मॉल चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एल अल्फा स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एल अल्फा डी टी। तो बस एल अल्फा डी टी पुट कर देते हैं डी एल की जगह, तो हो जाएगा एल अल्फा डी टी। ठीक, देखते हैं क्या कैंसिल हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बाकी एरिया जो है वो खुद में किसके बराबर था, एल स्क्वायर के बराबर, तो एल इंटू एल ये मिलके ए को कैंसिल कर देंगे, तो यहां से जो इक्वेशन आ गई वो आ गई बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल्फा। तो एक रिलेशन ये बन गया, इसका मतलब एल्फा इज टू बीटा, ये रेशियो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 1:2 के बराबर। ठीक, तो ये था आ गया आपका अल्फा और बीटा में रिलेशन। ठीक है, अब जरा देखते हैं अल्फा और गामा में या बीटा और गामा में, किसी में भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मान लिया मैंने एक मान लिया, मैं कुछ भी कंसीडर कर सकते हो आप, कुछ भी। ठीक है, मान लिया मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसकी रेडियस मान लिया है r और उसका वॉल्यूम मान लिया क्या है v,
और वी और आर में क्या रिलेशन होता है, तो वी इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब इसका टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज कर दिया, कितना, dt। ठीक है, स्मॉल अमाउंट से टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। रेडियस कितनी हो जाएगी, आर से थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो गई है रेडियस, तो उसको लिख सकते हैं हम dr। ठीक है, स्मॉल चेंज इन रेडियस, स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। और वॉल्यूम भी स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो वो मान लिया लिख दिया मैंने dv। ठीक है, तो जरा इक्वेशन लिखें इनकी। तो dr कितना होगा, मैं यहां लिखता हूं, dr होगा आपका r अल्फा dt। क्यों, क्योंकि जो r है वो एक लीनियर क्वांटिटी है। ठीक है, लेंथ है बेसिकली। रेडियस क्या होती है, लेंथ। रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो वो कैसे चेंज करेगी, वो कैसे इंक्रीज करेगी, तो वो इंक्रीज करेगी अल्फा के रेट से। ठीक, v क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे चेंज करेगा, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगा, तो वो करेगा गामा के रेट से। तो जो dv आएगा, चेंज इन वॉल्यूम आएगा, वो हो जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर यानी dt। ठीक, अब जरा इनकी वैल्यू अगर हमें यहाँ पुट करनी है तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। v का डिफरेंशिएशन dv इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² इंटू dr। ठीक, फटाफट सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। dv की जगह क्या पुट करेंगे, dv हो जाएगा v गामा dt इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r²। और dr कितना होगा, तो dr है आपका r अल्फा dt, r अल्फा dt। ठीक, अब जरा कुछ कैंसिल करेंगे यहां से। एक तो dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा v की जगह v का जो रिलेशन है वो r में पुट करते हैं। तो v था क्या, v था आपका 4/3 पाई आर क्यूब इंटू गामा इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है, इस तरफ 4 पाई r² और r मिलके हो जाएंगे r क्यूब, और इंटू क्या है, अल्फा। तो ये 4 पाई कैंसिल, r क्यूब से ये r क्यूब कैंसिल, तो गामा इज इक्वल टू कितना आ गया, गामा आ गया आपका 3 अल्फा। इसका मतलब अल्फा इज टू गामा, ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:3। ठीक है, तो अल्फा इज टू बीटा हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, वो था 1:2, और अल्फा इज टू गामा जो है वो क्या है, 1:3। दोनों अल्फा के रिस्पेक्ट में है। तो अगर हम तीनों का रिलेशन लिखने की कोशिश करें, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, तो वो क्या आ जाएगा, 1:2:3। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, ये जो लीनियर कोफिशिएंट, एरियल कोफिशिएंट और ये वॉल्यूम कोफिशिएंट है एक्सपेंशन के, ये तीनों एक ही मटेरियल के हैं। ऐसा ना हो कि कॉपर का आप ये ले रहे हो और ये आयरन का फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, ये रिलेशन सिर्फ क्या है, सेम मटेरियल के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के एक्सपेंशन के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें कुछ खास बात होती है। खास बात यह है कि जैसे मान लिया कंटेनर है, इसमें पानी है आपका। ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लिया जस्ट मेल्ट किया है आइस से, और टेम्परेचर इसका क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब हम इसको हीट करना शुरू कर रहे हैं। बर्नर लगाया हमने, इसको हीट करना शुरू किया है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जब हम इसको हीट करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका एक्सपेंशन होगा, थर्मल एक्सपेंशन, और इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वाटर केस में क्या होता है, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड करने की जगह क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से फर्दर अगर आप इसको अब हीटअप करोगे किसी भी टेम्परेचर तक, तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है पानी का वो ज्यादा होने की बजाय, एक्सपेंड करने की जगह कम होता है, और फिर 4 के बाद वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आप कुछ चीजें इसमें ढंग से समझो। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसी का यूज है इसमें। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, वैसे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम है, 18 होता है, और इस मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से क्या होना चाहिए, गैसेस फॉर्म में होना चाहिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि H2S इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे ज्यादा होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर है,
इसका मॉलिकुलर वेट इससे ज़्यादा होता है और ये रूम टेम्परेचर पर क्या फॉर्म होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। तो डेफिनेटली H2O भी क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर क्या होना चाहिए, गैस फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो इसलिए लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि इसका जो मॉलिकुलर वेट आपको 18 लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक लार्ज मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से देखो जरा आप ढंग से इसको, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक। इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन होगी, ये हाइड्रोजन होंगे। इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन होगी, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इसी तरह से ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। एक डिफरेंट कलर से बनाया अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये जो ऑक्सीजन है ये स्लाइटली निगेटिव होता है, ये हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कुछ इस तरह से ये जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिससे इसका जो इफेक्टिव मॉलिकुलर वेट है, अगर हम देखें तो अब ये तो सारे कंबाइंड हो गए, तो ये एक मॉलिक्यूल की तरह काम करेंगे, तो उसको जो इफेक्टिव मॉलिकुलर वेट है वो 18 से काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे रूम टेम्परेचर पे H2O क्या होती है, H2O क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। गैसेस फॉर्म में नहीं होती है, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पे जब ये आइस फॉर्म में होता है तो बेसिकली ये कैविटी का फॉर्मेशन करता है, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है। अगर हम इसको आइस में कन्वर्ट करेंगे, ढंग से समझो आप, H2O लिक्विड है और हम इसको फ्रीज करते जा रहे हैं, मान लीजिए आइस फॉर्म में है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस की किस में बन गया, ये आइस फॉर्म में। तो ये कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये कैविटी का निर्माण करता है। ये कैविटी है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ये खाली जगह है, ठीक है। इसलिए खाली जगह है, इसी की वजह से क्या होता है कि आइस जो है वो, आइस की डेंसिटी कम होती है। आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होती है, कम, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी कैविटीज होती हैं, ये खाली जगह है, ठीक है। और जिससे आइस की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब हम इसको हीटअप कर रहे हैं, ठीक है। अब हीटअप करने से क्या होता है, जैसे ही आप इसको हीटअप करोगे तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो ये कैविटी का यहाँ से मुंह खुल जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, कैविटी का यहाँ से मुंह खुल जाएगा, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं हीटअप करने की वजह से, तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर जाते हैं। इसके अंदर और जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ आसपास घूम रहे होंगे वो इसके अंदर क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सोच के बताओ, मान लिया जैसे ये, मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, तो इसके अंदर काफी सारी क्या है, कैविटीज होंगी बीच बीच में, ठीक है। और जैसे ही आपने इसको हीटअप करना शुरू किया तो ये कैविटीज हैं, इनके अंदर पानी भरना शुरू हो गया। कुछ इस तरह से आप विजुलाइज करो, कैविटीज हैं काफी सारी और उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगेगा कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। कैविटी फिलिंग के फिनोमिना की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, कैविटी फिलिंग के फिनोमिना की वजह से इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो थर्मल एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे दो फिनोमिना हो रहे हैं एक साथ। एक तो क्या हो रहा है, कैविटी फिलिंग, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा जो फिनोमिना है वो है थर्मल एक्सपेंशन। ये दो फिनोमिना एक साथ काम कर रहे हैं। कैविटी फिलिंग की वजह से क्या हो रहा है, कैविटी फिलिंग होने की वजह से कैविटी ब्रेक हो रही है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। तो अब आपको ढंग से समझना, अब हो क्या रहा है इसमें, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक ये दोनों फिनोमेना ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन कैविटी फिलिंग का इफेक्ट ज्यादा होता है। ये कैविटी फिलिंग का जो इफेक्ट है वो थर्मल एक्सपेंशन को क्या कर जाता है, ओवर पावर कर जाता है। तो ओवरऑल इफेक्टिवली इसका वॉल्यूम क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऑनवर्ड्स क्या होता है, ये जो थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमिना है ये कैविटी फिलिंग के फिनोमिना को ओवर पावर कर जाता है। तो ओवरऑल इसका वॉल्यूम क्या कर जाता है, वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर जाता है। तो ये वजह है जिसकी वजह से वाटर जो है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों चीजें होंगी, कैविटी फिलिंग भी होगी, कैविटी ब्रेक हो रही होंगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स में एंटर कर रहे होंगे, कैविटी फिलिंग भी हो रही होगी और थर्मल एक्सपेंशन भी हो रहा होगा। लेकिन ये फिनोमिना इसको ओवर पावर कर जाता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर हम उसको हीटअप करते हैं तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन वाला फिनोमिना है वो कैविटी फिलिंग को ओवर पावर कर देता है। तो 0 से 4 डिग्री तक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, 4 डिग्री से आगे वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम डेंसिटी की बात करें
अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज। ठीक, और जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या कर रही होगी आपकी, डिक्रीज। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम डेंसिटी का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ढंग से देखो आप जरा, डेंसिटी सॉरी इस तरफ टेम्परेचर और इस तरफ आपकी डेंसिटी। ठीक है, टेम्परेचर आपका किसमें है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, मान लिया ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे कहीं ये 4 डिग्री सेल्सियस होगा और फिर ये आ गया। ठीक है, तो 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम हीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। डेंसिटी पहले कुछ होगी, कुछ भी होगी डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर डेंसिटी क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से ऑनवर्ड्स जैसे ही हम हीटअप करेंगे तो डेंसिटी अब क्या करेगी, डिक्रीज करना शुरू करेगी। तो अब डेंसिटी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। ठीक, तो जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की वो किस टेम्परेचर पे होती है, वो होती है आपकी 4 डिग्री सेल्सियस पे। और वो होती कितनी है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी। सीसी होता है सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सीसी, या इसी को लिख सकते हो आप 10⁻⁴ या 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब अगर वाटर लोगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर यही होता है 1 kg पर लीटर। अलग अलग डेंसिटीज की यूनिट्स हैं। ये आपकी MKS यूनिट्स है, ये आपकी CGS यूनिट्स है, और ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है 1 kg पर लीटर। ठीक है, तो ये डेंसिटीज हैं। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, एग्जैक्ट 1 ग्राम पर सीसी या 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 kg पर लीटर। ठीक है, 4 डिग्री से पहले भी डेंसिटी कम होगी, 4 डिग्री के बाद भी डेंसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी।